नमस्कार, मैं विपिन गंगवार द न्यूज़ एम्पायर बरेली से। और आज हमारे साथ उपस्थित हैं 121 नवाबगंज विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक माननीय डॉक्टर MP आर्य जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से धन्यवाद। डॉक्टर साहब, प्रथम सवाल हमारा ये रहने वाला है आपसे कि आप एक लंबे समय से नवाबगंज विधानसभा में सक्रिय हैं और लंबे टाइम से एक चिकित्सा के क्षेत्र में आपने अच्छा नाम कमाया। दूर दराज के लोग आपके पास अपनी स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए आते हैं, आप इसी तौर पे जाने भी जाते हैं। तो अचानक से राजनीति की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? देखिए, राजनीति की आवश्यकता अचानक नहीं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और 1985 में नवाबगंज में आया था, तभी से समाज सेवा से जुड़ा हूँ। बहुत सारे जो समाज के लिए आवश्यक काम है, ख़ासतौर से शिक्षा मेरी पसंद का क्षेत्र है, इसमें मैंने शुरू से ही काम किया है। जैसे सरस्वती शिशु मंदिर का भवन यहाँ पर बनवाना, नया बिल्डिंग की स्थापना करना, विद्या मंदिर के स्थापना कराना। इसके अलावा यहाँ पर श्री कृष्ण जो आज एक बहुत अच्छा इंटर कॉलेज खड़ा है, ये उस समय जूनियर स्कूल हुआ करता था, इसको अपग्रेड कराना, एक डिग्री कॉलेज की स्थापना कराना, ऐसे बहुत सारे काम किए। बाकी जहाँ भी समाज को जिस तरह की आवश्यकता हुई, समाज सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वही करते करते अपने को लगा कि शायद इस काम के लिए राजनीति सबसे अच्छा क्षेत्र हो सकता है। डॉक्टर साहब, हमारी जानकारी के अनुसार आपने प्रथम चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे सन 2002 में लड़ा, क्या बात सच है? बिल्कुल सच है। उसके बाद 2007 में भी आपने चुनाव लड़ा और नतीजे फलस्वरूप नहीं आ सके। तो 2012 में ऐसा क्या हो गया? क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई? क्या ऐसी राजनीतिक स्थिति हो गई जो नवाबगंज में पैदा हो गई? किस वजह से आप 2012 में उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए? देखिए, ऐसा है कि मैं एक ईमानदार डॉक्टर, व्यवसाय से डॉक्टर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक, और इस नाते 2002-2007 में जो मेरे पास जमा पूंजी थी वो करीब करीब सब खत्म हो गई और मुझे लगा कि शायद मैं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हूँ, इसलिए 2012 में मैंने मना कर दिया था। 2017 में टिकट मांगा था, तब मुझे मिला नहीं था किसी कारण से, और 2022 में पार्टी की कृपा हुई और आज आपके सामने विधायक के रूप में हूँ। सर, 2017 में एक बात ये भी नवाबगंज विधानसभा में बहुत तेज़ी से फैली कि आपने टिकट मांगा और पार्टी ने आपको किन्हीं कारणों से टिकट नहीं दिया। तो उसके बाद आपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पूर्णतः समर्थन का ऐलान कर दिया, क्या ये बात सच है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन नहीं, बल्कि जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया था उस प्रत्याशी का विरोध किया था, क्योंकि वो चारित्रिक रूप से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उचित नहीं थे। क्या सर, आपके मन में कोई ऐसा ख्याल नहीं आया 2017 में टिकट ना मिलने के बाद कि क्या किसी तीसरी पार्टी को ज्वाइन करके उससे चुनाव मैदान में आया जाए और फिर नवाबगंज विधानसभा के लिए और तेज़ी से कार्य किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं संस्कारों से भारतीय जनता पार्टी का हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हूँ, इसलिए किसी दूसरी पार्टी में शामिल होना या कोई दूसरी पार्टी बनाना ये अपने संस्कारों में है ही नहीं। सर, 2017 के बाद आप पुनः नवाबगंज विधानसभा में बहुत तेज़ी से सक्रिय हुए, बहुत तेज़ी से आप लोगों के सुख दुख में सदैव उनके काम आए। चिकित्सा के तौर पे आप लोगों को हर तरह से आपने जितनी भी सुविधाएं हो सकती थी, कोरोना काल में भी हमने देखा कि आपने पूर्ण तरह से जनसंपर्क किया, लोगों के साथ अपना संपर्क बनाए रखा है, समन्वय स्थापित किया। तो सर, 2022 में जब आपने टिकट के लिए आप मैदान में थे, तो 2 और भी प्रत्याशी ऐसे मैदान में थे जो बहुत बहुत बड़ी रैलियाँ कर रहे थे और बहुत बड़ा गाड़ियों का काफिला लेकर के चल रहे। तो क्या आपको टिकट के दौरान इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि जिससे आपको लगता हो कि आने वाले समय में आपका टिकट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए, संशय तो खैर सभी को रहता है, लेकिन मुझे इस बार भरोसा था कि पार्टी जो संस्कारवान पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं उन्हीं को टिकट देगी, और इसलिए मुझे अपने पर भरोसा था कि इस बार पार्टी मुझे टिकट देगी। सर, एक दावेदार थे नवाबगंज विधानसभा से, उन्होंने आपके समर्थन में एक चुनावी रैली के दौरान यह भी मतलब घोषणा की कि अगर आप ये 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो वो नवाबगंज विधानसभा को छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? बात बिल्कुल ठीक है। मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि वो इस स्तर तक समर्पित रहे अपने पार्टी के लिए, पार्टी प्रत्याशी के लिए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर, आपके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाते हैं आपके विरोधी, वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, नफरत फैलाने की राजनीति करती है, सांप्रदायिक राजनीति करती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब वोट की राजनीति करने वाले, सांप्रदायिक राजनीति करने वाले और जातिवाद की राजनीति करने वाले इस तरह की बात करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह का काम नहीं करती है। वो तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है। अच्छा, आप अपने आप से देखो, अपने हृदय को टटोल के देखो कि भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी योजनाएं चलाई, क्या कहीं किसी की तरह का भेदभाव किया? जबकि इस तरह का आरोप लगाने वाली जो पार्टियां हैं, वो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सांप्रदायिक उन्माद फैलाती थीं, और जो जिन पर एक तरह से आतंकवाद के आरोप लगते थे उनका समर्थन करती थीं, और एक तरह से एक धर्म विशेष के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाते थे कि साहब उनकी लड़कियों को साइकिल मिलेगी, उनकी लड़कियों को इतना धन मिलेगा, उनको ये कार्यक्रम होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसी इस तरह की योजना चलाई या इस तरह का काम किया कहीं? तो ये तो आदमी को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। मैं तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि कल जो परिणाम आए हैं लोकसभा के 2, तो वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का पुरजोर समर्थन है और जनता पूरी तौर से भाजपा के साथ है। सर, कल जो उपचुनावों के परिणाम आए हैं विशेष तौर पर वो आपकी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के पूर्णतः समर्थन में है, मगर उसमें भी जो भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे आजमगढ़ से श्री धर्मेंद्र यादव जी ने आप पे आरोप लगाया कि आपने जोड़ तोड़ की राजनीति की, वहाँ उनके कार्यकर्ताओं को उठा करके बंद कर दिया, उनके ऊपर लाठियाँ चलवाने का काम किया, उनको स्ट्रांग रूम में नहीं घुसने दी। इस प्रकार के आरोप उन्होंने आपकी पार्टी पर लगाए, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, ये तो वही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सीधी सी बात है कि जब उनकी सत्ता थी तो वो इस तरह के काम करते थे, लेकिन इस तरह से कोई भी जनतांत्रिक लोकतांत्रिक चुनाव नहीं जीत सकता है। जहां भारत जैसा देश जो एक लोकतंत्र में मैं समझता हूं कि लोकतंत्र जिनके जीन्स में बसता है, वहां इस तरह का कहीं संभव भी नहीं है। और 42,000 वोट का जहां अंतर है वहां आदमी आरोप लगाए, तो ये तो उनकी आरोप लगाने की परंपरा है। कभी साहब ईवीएम पे आरोप लगाते हैं तो कभी दूसरी तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन सच्चाई इसके आसपास नहीं है। तो सर, 2022 के चुनाव में पार्टी ने आपको मौका दिया, आपने पुराने सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए रिकॉर्ड ऐतिहासिक मतों से नवाबगंज विधानसभा से जीत हासिल की, और इस जीत में मुझे लगता है युवाओं का बहुत खास सहयोग रहा। निश्चित रूप से युवा बहुत सक्रिय रहे और उन्होंने बहुत सहयोग किया। सर, आजकल हम देख रहे हैं हमारे प्रदेश में और देश में जो अग्निपथ की योजना केंद्र सरकार लेकर के आई है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। युवा जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं पार्टी को या सरकार को सर इस योजना पे विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, ये जो अग्निपथ योजना है, ये बहुत ही अभिनव योजना है और युवाओं के लिए बहुत सुंदर मौका है। पुनर्विचार का कोई मतलब नहीं उठता। जो विरोध करने वाले हैं उनमें या तो भ्रमित युवा हैं जिनके बीच में भ्रम पैदा किया गया है, और या इसकी बैक में वो राजनीतिक के लोग हैं अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, या भारत में एक बहुत बड़ा ग्रुप इस तरह का है जिसे सरकार की आलोचना करनी है, विरोध करना ही है, चाहे चीज़ फ़ायदे की हो या नुकसान की। इसके बैक में कहीं ना कहीं वो लोग भी काम कर रहे हैं। जैसे किसान आंदोलन के नाम पर किसान कम थे, किसानों के पीछे से इसको चलाने वाले, विरोध करने वाले कुछ अलग ही लोग थे, वही लोग अग्निपथ योजना के पीछे लग गए। आप खुद देख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये योजना वैसे तो 21 साल तक के युवाओं के लिए है, लेकिन कोरोना की वजह से इस साल के लिए 23 साल की युवाओं तक कर दिया है। लेकिन जहां योजना के विरोध करने वालों में 60 साल का आदमी है, 50 साल का आदमी, 40 साल का आदमी, वो क्यों कर रहा है? तो इससे साफ लगता है कि विरोध करने वाले कौन लोग हैं। बात सही है सर आपकी। तो सर, एक चीज़ हम आपसे और पूछना चाहेंगे, जो नवाबगंज मुफ्ती आ रही कि यहाँ पर चुनाव के समय में सभी लोग ये तो घोषणा कर देते हैं कि यहाँ कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। पूर्व के चुनाव में भी ऐसी घोषणा हो चुकी है, क्योंकि बरेली जिले की अधिकतर विधानसभाओं का ग्रामीण क्षेत्र से बहुत लंबा नाता रहा है, और अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों की जो जनता है वो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। तो सर, उनके लिए आप क्या सौगात देना चाहेंगे? किसानों के लिए किस प्रकार की योजनाएं, किस प्रकार के कार्य योजनाएं आपके प्राथमिकता में हैं, और उन पर 2022 से लेकर 2027 तक किस तरह से सरकार हो पाएंगे? देखिए, जहाँ तक कृषि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की बात है, तो नवाबगंज क्षेत्र में गरेम में एक 110 एकड़ का कृषि फार्म है। मैं पहले ही माननीय कृषि मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र दे चुका हूं कि इस जगह पर एक कृषि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्थापित किया जा सकता है, जो क्षेत्र के किसानों के लिए भी फायदे का है और छात्रों के लिए भी, और इसके लिए प्रयासरत भी हूं। अगर ये बनता है तो मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभकारी चीज़ है। इसके अलावा किसानों के लिए जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ काम करने का मतलब अपना प्रयास है। जैसे केवड़िया में जो डैम है, डैमेज हो रही है,
उसको नए सिरे से बनवाने की बात मैंने सिंचाई मंत्री जी से की है। और जो नहरें हैं उनकी ठीक से साफ़ सफाई हो, पानी नीचे तक पहुँचे किसानों की सिंचाई के लिए। नए नलकूप लगें, पुराने अगर कहीं ख़राब हो रहे हैं तो वो ठीक हों, किसानों को ठीक से बिजली उपलब्ध हो सके। इन सारे कामों पर अपनी योजना चल रही, काम चल रहा है और निश्चित रूप से नवाबगंज क्षेत्र के किसानों के लिए फ़ायदे की चीज़ रहेगी। सर अभी जल्द में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विधायक निधि को 3 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया। क्या उसका सीधा लाभ क्षेत्र की जनता तक पहुंच पाएगा? निश्चित रूप से पहुंचेगा, क्योंकि जो 5 करोड़ रुपए है, इससे क्षेत्र में जहां ऐसे पुल पुलिये वगैरह जो हो सकते हैं छोटे मोटे नहीं बन पा रहे हैं किसी वजह से, तो वो उससे बन जाएंगे। कहीं ऐसी ज़रूरत है कि सड़क नहीं बन पा रही किसी और योजना में, तो वो बन जाएगी। और अगर कहीं लाइट की बिजली वगैरह पहुंचने की ज़रूरत है तो वो हो जाएगी। जो छोटे छोटे काम हैं किसान मतलब देहात क्षेत्र के लोगों के, उन कामों को कराने में बहुत आसानी रहेगी। सर अभी हमारे बरेली ज़िले के पास की ही लोकसभा है, पीलीभीत लोकसभा। वहाँ के लोकसभा सांसद हैं माननीय श्री वरुण गांधी जी। उन्होंने अभी एक घोषणा की है कि अग्निपथ के विरोध में जो युवा हैं उनके समर्थन में वो पूर्ण तरह आ गए हैं। और उन्होंने ये कहा कि अगर 4 वर्ष के बाद भी इन युवाओं को पेंशन नहीं दी जाती है तो विधायकों और सांसदों की भी पेंशन बंद करना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी पेंशन को ना लेने का भी घोषणा कर दी है। इस पर सर आपकी क्या राय है? क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, वरुण गांधी वैसे तो हमारी पार्टी के माननीय सांसद हैं, लेकिन ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। पार्टी अग्निपथ योजना जिस तरीके से लेकर के चली है, वो एक अभिनव योजना है। और उन विद्यार्थियों के लिए ट्रेनिंग के बाद 3 साल की सेना का अनुभव जरूर रहेगा, 3-4 साल का। उस अनुभव के बाद में लगभग 25% तो सेना में ही ले लिए जाएंगे। बाकी सरकार ने तरह तरह की योजनाओं में घोषणा की है कि उन जो अग्निवीर वहाँ से मुक्त होंगे उनको अलग अलग योजनाओं में नौकरियाँ मिलेंगी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पैसा कमा करके और उच्च शिक्षा में जाना चाहेंगे, तो उनके लिए पढ़ाई के अवसर हैं। इसके लिए मैं समझता हूँ कि कहीं भी किसी भी देश में, जिन देशों में इस तरह की योजनाएं चल रही हैं, अमेरिका है, इजराइल है, इस तरह के देशों में पहले से चल रही हैं, तो वहाँ कहीं भी पेंशन की बात नहीं होती है। और मैं समझता हूँ कि इस आयु के लोगों को पेंशन की आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि वो उस समय कमाने की आयु में होते हैं। और आगे जिस भी व्यवसाय में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, तो उस तरह की व्यवस्था रहेगी। सर 2 वर्ष बाद देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और आपकी पार्टी भी बहुत ज़ोरों शोरों से लगी है। विपक्षी आप पे आरोप लगाते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति है, बाकी तरह तरह के आरोप आप पे लगते रहते हैं। तो 2024 को लेकर के नवाबगंज विधानसभा की या बरेली लोकसभा की क्या भूमिका रहने वाली है? किस प्रकार से आपकी क्या भूमिका रहने वाली है 2024 के चुनाव में? देखिए, 2024 यद्यपि भी 1.5-2 साल दूर है, लेकिन पहली बात तो मैं बता दूं कि नवाबगंज विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुफीद विधानसभा है। यहाँ अगर एक बार को छोड़ दिया जाए तो लोकसभा में हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही जीता है। और आगे के लिए भी मैं आपको बता दूं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत के साथ नवाबगंज से जीतने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद। आपके सभी श्रोताओं के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नमस्कार, आज हमारे साथ उपस्थित थे 121 नवाबगंज विधानसभा से माननीय विधायक डॉक्टर MP आर्या जी। धन्यवाद।